Hello, students and my friends. समाजशास्त्री विचारकों के सिद्धांत में अभी हमने अगस्ट काउंट के विचारों को समझा। एक और सिद्धांतकार हैं फ्रांस के, अगस्ट काउंट के उत्तराधिकारी अगर इन्हें कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। समाजशास्त्री सिद्धांतकार, हाँ आप बिल्कुल सही पहचाना आपने। आज मैं चर्चा कर रहा हूँ समाजशास्त्री सिद्धांतकार एमाइल दुर्खीम की। 15 अप्रैल 1858 को फ्रांस के एपिनाल गांव में आपका जन्म हुआ था और फ्रांस में शुरू से ही आप प्रारंभिक शिक्षा से आप बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे। फिर 1885 में आप जर्मनी चले गए, जहां बोर्डेक्स विश्वविद्यालय में आप प्रोफेसर नियुक्त हुए। आधुनिक समाजशास्त्र के आप सिद्धांतकार हैं। इससे बड़ी बात यह है कि सामाजिक संगठन की बात करने वाले एमाइल दुर्खीम जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 में, तो इसकी में देश की रक्षा के लिए वे विश्व युद्ध में उतर गए और जहां बुरी तरह घायल होने के बाद बुल्गारिया के एक अस्पताल में इनको भर्ती किया गया और 15 नवंबर 1917 को इनकी मृत्यु हुई 59 वर्ष की आयु में। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, जो व्यक्ति सामाजिक संगठन, सामाजिक सत्य तथ्य के लिए बात करता था, उसने जब देश पे संकट आया तो उस समय वो विश्व युद्ध में भी उसने भाग लिया। ये इसलिए इनको बहुत ही सम्मान के साथ देखा जाता है। इनकी पुस्तकें जो हैं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। 1893 की इनकी पुस्तक है डिवीजन ऑफ लेबर, 1895 की द रूल ऑफ सोशलॉजिकल मेथड, फिर 1898 में उन्हें एनी सोशलॉजी शोध पत्रिका निकाली। एक सबसे महत्वपूर्ण किताब इनकी जो है, सबसे चर्चित, 1897 में 1897 में ली सुसाइड। इसके बाद 1912 में इन्होंने द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ लिखी। इन दो किताबों में, ली सुसाइड और द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, इसमें धर्म के सिद्धांत, तो ये दो सिद्धांत जो हैं हमारे इसमें हमको यहाँ पे अपने पाठ्यक्रम में हैं, इनका हम यहाँ पे विचरण करेंगे, इनकी हम चर्चा करेंगे। तो पहला सिद्धांत हम लेते हैं आत्महत्या का सिद्धांत। आत्महत्या एक सामाजिक घटना है। इसका जितने भी पूर्व के उपयोगितावादी विचारक थे वे कहते थे ये व्यक्ति के द्वारा इच्छित, आत्महत्या व्यक्ति के द्वारा इच्छित आत्मविनाश, सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। यानी व्यक्ति स्वेच्छा से अपना आत्मविनाश करता है, आत्महनन करता है। इसलिए उसने कहा ये उसका खुद का अपना निर्णय है। वहीं कुछ लोगों ने कहा ये वंशानुक्रमण हेरिडिटी है, कुछ कह रहे जलवायु परिवर्तन है, कुछ ने इसको भौगोलिक, कुछ ने इसको मनोवैज्ञानिक कारक माना। मतलब दुर्खीम ने जब बताया उसके पहले तक इसको विविध कारणों से बांटे, लेकिन दुर्खीम कहते नहीं, आत्महत्या एक अति नाजुक और व्यक्तिगत निर्णय है। आत्महत्या एक नाजुक, अति नाजुक, बहुत ही नाजुक और व्यक्तिगत निर्णय, आकस्मिक नहीं होता, एक पूर्व नियोजित है। क्योंकि जो भी आत्महत्या करता है वो व्यक्ति जानता है कि मैं ये जो कृत्य कर रहा हूं या मेरे द्वारा किए जाने वाला ये जो कृत्य है, इसका परिणाम क्या होगा। वो जानता है कि इससे मैं बचूंगा नहीं, खत्म ही हो जाऊंगा। इसलिए दुर्खीम ने कहा ये व्यक्तिगत कारण नहीं है, ये एक सामाजिक कारण है। वो कहते हैं आत्महत्या कोई मनोवैज्ञानिक या भौगोलिक नहीं है। इसके लिए उन्होंने कहा आत्महत्या वास्तव में व्यक्ति का सकारात्मक या नकारात्मक, व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले सकारात्मक या नकारात्मक कार्यों का रिजल्ट है, जिसे वह जानता है। वो एक सामाजिक तथ्य के रूप में, सोशल फैक्ट के रूप में लिया आत्महत्या को। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य के रूप में लिया। उन्होंने बताया कि आत्महत्या के कारण आपको समाज में ही देखना पड़ेंगे, आपको बाहर नहीं मिलेंगे। कहीं भी कोई भी व्यक्ति अगर आत्महत्या करता है तो उसके कारण आपको के जिस समाज में रह रहा है उस समाज में ढूंढना पड़ेंगे, आपको बाहर नहीं मिलेंगे। और वो उन्होंने कहा कि वास्तव में आत्महत्या जो होता है समाज की एकता के कारण होता है। समाज में जब एकता का अभाव होता है, समाज में एकता के अभाव के अभिव्यक्ति व्यक्ति उसके रूप में करता है, आत्महत्या के रूप में। और जब समाज में एकता बढ़ जाती है तो आप देखेंगे कि आत्महत्या की दर भी घट जाती है। इसके लिए उन्होंने वास्तव में आत्महत्या के कारण समाज में खोजने के लिए दुर्खीम ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने यूरोप के 11 देशों का अध्ययन किया। 11 देशों के आंकड़े इकट्ठे करे आज। उसमें फ्रांस भी था, इटली था, पोलैंड था, नॉर्वे था, बेल्जियम था, ऑस्ट्रिया था, स्वीडन, प्रशा, डेनमार्क, ऐसे 11 देशों के
लगभग 25,000 आंकड़े एकत्र करके उनका विधिवत एनालिसिस करा। उनको भौगोलिक रूप से करा, स्त्री पुरुष के रूप में करा, आयु के वर्ग में करा, मिलिट्री और सामान्य नागरिक के रूप में कर, अलग अलग प्रकार से विवेचना करी उनने। और उसमें उन्होंने जो निर्णय निकाल के बताया कि वास्तव में जब सामाजिक एकता में कमी होती है या सामाजिक एकता के अभाव जो है आत्महत्या की अभिव्यक्ति है, और सामाजिक एकता की वृद्धि होती है तो आत्महत्या की दर, आत्महत्या कम हो जाती है। यानी सामाजिक एकता में कमी से आत्महत्या में वृद्धि होती है, वहीं सामाजिक एकता में जब वृद्धि होती है तो आत्महत्या में कमी। अभी आपने देखा होगा, अभी कुछ दिनों से जो लॉकडाउन पीरियड है, 1 महीने से मैंने अभी कुछ ऐसे ही देखा इसको, तो सामान्य तौर पर जबलपुर शहर में फरवरी, मार्च, अप्रैल तक के मैंने 2.5 महीने के पेपर सरसरी तौर पे इस सिद्धांत को देखने के लिए मैंने देखा। तो मैंने देखा 2.5 महीने के अंतराल में जो कि जबलपुर में महीने में औसतन 3 या 4 आत्महत्या के प्रकरण आते ही थे समाचार पत्र में, वो एक भी नहीं आए। क्यों? हम देख रहे हैं ना, सामाजिक एकता में यहां वृद्धि हुई है। कोरोना वायरस के चलते लोग घर में हैं, अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, तो सामाजिक एकता में वृद्धि हुई। देखिए आत्महत्या की दर घट गई। अन्य शहरों की जानकारी नहीं, मैं जबलपुर शहर की बात कर रहा हूं, है ना। तो ये कहता है कि सामाजिक एकता जो है वो आत्महत्या के साथ संलग्न है। दूसरों से सहयोग बढ़ता है। जब सामाजिक एकता होती है तो व्यक्ति का, वो कहता है कि वास्तव में 2 प्रकार के हैं व्यक्ति पे, एक स्वस्थ और अस्वस्थ दबाव रहता है। जब दूसरों के साथ व्यक्ति सहयोग करता है, उनसे सहयोग में रहता है, तो परस्पर एक दूसरे से जुड़ता है। ये कहलाता है स्वस्थ दबाव। और जब व्यक्ति नैराश्यपूर्ण जीवन में रहता है, निराशा में आता है, तो वो समाज का उसके ऊपर अस्वस्थ दबाव बनता है। और इसी आधार पर उन्होंने जो अध्ययन करा अपने 25,000 आंकड़ों का, यूरोप के 11 देशों का, उसमें बताया कि आत्महत्या की दर हर वर्ष एक सी रहती है। आत्महत्या मौसम के हिसाब से ठंड की अपेक्षा गर्मियों में अधिक हो जाती है। आत्महत्या पुरुष अधिक करते हैं, महिलाएं कम करती हैं। नगरों में, गांव की तुलना में नगरों में आत्महत्या अधिक होती है। अधिक उम्र वाले व्यक्ति और कम उम्र वाले व्यक्तियों में तुलना की तो अधिक उम्र वाले व्यक्ति अधिक आत्महत्या करते हैं। सैनिक और सामान्य व्यक्तियों में जब उन्होंने अध्ययन करा तो उन्होंने कहा सैनिक जो हैं वो अधिक आत्महत्या करते हैं। इसी तरह से जो अविवाहित विधवा जो रहते हैं वो अधिक आत्महत्या करते हैं। शिक्षित व्यक्ति अधिक आत्महत्या करते हैं। प्रोटेस्टेंट धर्म के जो अनुयायी हैं वो अधिक आत्महत्या करते हैं कैथोलिक की तुलना में। इसके लिए उन्होंने अलग बताया। गर्मी, इसलिए गर्मी में व्यक्ति जो है उनमें दूरियां आ जाती है। ठंड में सब एक साथ एक ही जगह रहते हैं, तो देखिए सामाजिक सहयोग हुआ, है ना। तो इस आधार पर अलग उन्होंने कहा। फिर उन्होंने आत्महत्या के प्रकार भी बताए हैं। उन्होंने कहा आत्महत्या के अलग अलग प्रकार हैं, 4 प्रकार से उन्होंने कहा। एक पहली होती है एगोइस्टिक, अहमवादी आत्महत्या। एगोइस्टिक, इसमें व्यक्ति अपने समूह के साथ, यानी व्यक्ति का अपने समूह के साथ एकात्म इंटीग्रेशन जो है वो घट जाता है। जब व्यक्ति को लगता है उसका इंटीग्रेशन कम हो जाता है, अपने समूह के साथ में एकात्म कम हो जाता है, वो एक सामाजिक विन्यास जो है सोशल नेटवर्क से वो दूर होने लगता है, कम हो जाता है। तो वो उसको लगता है कि समाज मेरे को देख ही नहीं रहा, समाज मेरे कोई काम का नहीं है, समाज मेरे को चाह नहीं रहा है। और ये सामाजिक प्रेशर में, सामाजिक दबाव में वो आत्महत्या के अग्रसर होता है। इसलिए दुर्खीम ने कहा कि समाज में परिवार, धर्म और राष्ट्र जितने स्ट्रांग होंगे, परिवार, धर्म और राष्ट्र व्यक्ति के साथ जितने ज्यादा जुड़े रहेंगे, वहां पे आत्महत्या इतनी कम होगी। अब दूसरा प्रकार उन्होंने पदार्थवादी या सामूहिक हितवादी अलिस्टिक आत्महत्या बताई। पहले एगोइस्टिक थी, दूसरी अलिस्टिक। इसमें व्यक्ति स्वयं को सामाजिक समूह में अति विलोपन कर लेता है, यानी व्यक्ति स्वयं को सामाजिक समूह में अति विलीन कर लेता है, बहुत ज्यादा मिला लेता है, उससे ओवर इंटीग्रेटेड हो जाता है। समूह के साथ व्यक्ति ओवर इंटीग्रेटेड, अति विलीन हो जाता है, एकीकृत हो जाता है। व्यक्ति पूर्णतः सामूहिकता के अधीन होता है। यहाँ पे व्यक्ति जो है पूरे तरह से सामूहिकता के अधीन होता है और इसी में उसको लगता है कि मैं समाज के लिए कुछ करूं। समाज पे कभी कोई संकट आता है तो उसको लगता है मैं समाज के लिए कुछ भी कर लूं। जैसे आपने याद करा होगा पद्मावती की कहानी।
जौहर प्रथा जो थी, पद्मावती रानी पद्मावती ने देखा जब राजा रावल अलाउद्दीन खिलजी से घिर गए तो उन्होंने कहा खिलजी घिर गए और ये आएगा, तो वहां पे पद्मावती के कहने पे अपने देश की रक्षा के लिए उन्होंने प्राण न्यौछावर कर दिए। जौहर मतलब अग्नि में कूद गई। जौहर प्रथा जो होती थी वो अपने समूह के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, समूह के लिए सब कुछ करने को तैयार है। आतंकवादी जो है उनका भी यही, वो अपने एक जो उनका ग्रुप रहता है वो जो कहता है वैसे करते हैं। अभी आपने देखा वो जमाती ये खूब चल रहा है, ये भी वास्तव में एक प्रकार से समूह के साथ अटैचमेंट ज्यादा है, अति विलीन हो गए हैं, ओवर इंटीग्रेटेड हो गए हैं। ये भी परार्थवादी आत्महत्या के रूप है, क्योंकि उन्होंने जानते हैं कि मैं जिस रोग से है इससे बचना मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो इलाज नहीं करा रहे। तीसरी है आदर्शहीनता जन एनोमिक। इसमें क्या है, परिस्थितियां एकाएक आकस्मिक रूप से इनमें काफी परिवर्तन हो जाता है, यानी समाज मर्यादाहीन हो जाता है। समाज की स्थितियां ऐसी हो जाती हैं, व्यक्ति उन परिस्थितियों से अपने आप को संभाल नहीं पाता। समाज में कुछ परिस्थितियां अचानक परिवर्तित होती हैं तो उसके कारण व्यक्ति को लगता है कि क्या करें, उसको समझ में नहीं आता। जैसे भी आपने देखा होगा, अभी 15 दिन पहले जर्मनी के वित्त मंत्री सैरिफ ने आत्महत्या की। वित्त मंत्री थे ना, उनको कोरोना इफेक्ट हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने आत्महत्या। क्यों? उनको लगा कि जर्मनी में आए बहुत हत्याएं, मरते जा रहे हैं लोग कोरोना के कारण, रोज डेथ हो रही है। तो उनको लगा क्या होगा समाज का। इतनी आकस्मिक परिवर्तन हुआ ना, एकदम से 1 महीने के अंदर इतना ज्यादा बदलाव आ गया कि वो अर्थव्यवस्था, बाजार बंद है, मार्केट बंद है, इंडस्ट्रीज बंद है, उससे उनको इतना उथल पुथल मची उनके मर्यादा विहीन समाज के कारण। उन्होंने कहा समाज मर्यादा विहीन हो रहा है, और वो किसी प्रकार से कुछ नहीं था, बहुत स्वस्थ थे, सब कुछ था, मेंटेन थे, वेल मेंटेन थे, नैतिक रूप से उचित थे, सब कुछ थे, लेकिन आत्महत्या की ओर बढ़ गए। एक और प्रकार उसने कहा, इसकी कम चर्चा होती है, भागवादी फैटलिस्टिक, यानी जब समाज में स्वतंत्रता का हनन हो जाता है, समाज में स्वतंत्रता का हनन हो जाता है, भविष्य अंधकार में हो जाता है, आदमी को लगता है क्या है, कुछ नहीं दिख रहा, तो ऐसे में व्यक्ति जो है आत्महत्या की ओर प्रेरित होता है। सामान्य तौर पर आपने देखा होगा कि किसी महिला के अगर हिंदू समाज में अगर बच्चे नहीं हो रहे, बांझ है, तो उसको लगता है कि मेरा भविष्य क्या है, कुछ नहीं है। या कोई बहुत बड़ा आदमी है, पद में जो रहता है, अच्छे ऊंचे पद में, आपको याद होगा निर्भया हत्याकांड में, उसमें जो पकड़े गए थे उसमें एक ड्राइवर था, उसने जेल में आत्महत्या कर ली थी। उसको भी लगा कि अब मेरा भविष्य खत्म हो गया, मतलब अंधकार में, जब उनको लगता है समाज अंधकार में हो जाता है, ऐसे में वो आत्महत्या करते हैं। ये 4 प्रकार होता है। तो दुर्खीम का ये जो आत्महत्या का सिद्धांत है, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो आज भी प्रासंगिक है। आज भी 100 साल बाद, यानी 1897 के बाद से आज तक 100 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इसको हमको एक सामाजिक तथ्य के रूप में देखना होगा कि आत्महत्या व्यक्ति तभी करता है जब उस पर समाज का दबाव होता है। ये कोई मनोवैज्ञानिक कारण या आपका वंशानुगत कारण या कोई भय भूत प्रेत, ऐसा नहीं है। ये व्यक्ति पे समाज के प्रेशर को, व्यक्ति समाज के दबाव में आ जाता है, तब आत्महत्या करता है। छात्रों, आज आत्महत्या के सिद्धांत में हमने सामाजिक तथ्य की बात की है, सामाजिक तथ्य के आधार पर दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत। कल की क्लास में हम एक और एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ से जो किताब है दुर्खीम की, 1912 में आई थी, उसके आधार पर धर्म की जो व्याख्या है, धर्म में एक सामाजिक तथ्य के रूप में दुर्खीम ने देखा, उसकी विवेचना करेंगे, उसमें हम चर्चा करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही।